तो देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और साथ ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा, पहला दौर आज। पहले दौर का मतदान, देश के 91 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। कुल 20 राज्यों के ये 91 सीट, जिसमें यूपी उत्तराखंड के 13 सीट शामिल हैं। उत्तराखंड में 5 बजे तक ही वोटिंग। यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है। तो अगर अभी तक आपने वोटिंग नहीं की है तो घर से निकलिए। न्यूज़ 18 लगातार आपसे कर रहा है कि वोट दीजिए, देश बनाइए। तो वोट कीजिए, देश बनाइए, इसमें अपना योगदान, अपनी भागीदारी निभाइए। उत्तराखंड में अब तक करीब 50% का मतदान हुआ है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 60% से ज्यादा कई जगहों पर, और कई जगहों पर 80% तक मतदान। 13 सीटों का तिलिस्म जो है वो आज ईवीएम में कैद होने वाला है। शाम 5 बजे तक वोटिंग उत्तराखंड में, वहीं यूपी में शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। ये सभी 8 लोकसभा सीटों पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा किया था। हालांकि इनमें से एक कैराना 2018 में उपचुनाव के दौरान बीजेपी के खाते से चला गया, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा अभी बरकरार। इन 8 में से वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 5 की 5 लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में। और अब देखना यह होगा कि इस बार क्या होता है। क्या कांग्रेस जो दम भर रही है कि उत्तराखंड में इस बार तो वो ही बाजी मारने वाली है, क्लीन स्वीप करने वाली है, तो क्या ऐसा मुमकिन है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से सभी सीटों पर जीत का दावा जो कर रही है वो पूरा होने वाला है। यूपी की 8 सीटों पर लगभग 60% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में करीब 50% मतदान हुआ है। बंपर वोटिंग कई जगहों पर लगातार हमें देखने को मिल रही है। कड़ी धूप के बावजूद ईवीएम में कई जगहों पर खराबी की खबर आई। घंटों बाधित रहा वोटिंग, मतदान, बावजूद इसके बंपर वोटिंग हो रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शबाब जुड़ चुके हैं लखनऊ से, निखिल हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे और जो बताएंगे कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। मतदान की हर एक खबर, हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कहां किस तरह की वोटिंग हो रही है और किस तरह का विवाद इस बीच देखने को मिल रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। शबाब हमारे साथ लखनऊ से। शबाब, अगर आज के अभी तक की वोटिंग की हम बात करें, 1 घंटे का वक्त अभी भी बचा है, 60% मतदान की खबर उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर। इस फीसदी को, मतदान के इस प्रतिशत को किस तरीके से देखा जाए? और देखिए, संतोषजनक तो है ये मतदान का प्रतिशत, लेकिन बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर कम से कम डिस्टिंक्शन में पास होने की उम्मीद सभी नेताओं को रहती है। कम से कम 75% मतदान हो तो बेहतर हो, क्योंकि देखिए विदेशों में जहां पर डेमोक्रेसी की बात होती है वहां पर 100% मतदान होता है लगभग। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े प्रदेश की बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, और इसमें लोगों की जो दिलचस्पी है वो थोड़ी सी कम नजर आती है। फिलहाल अभी जो है वो 60% के आसपास मतदान की खबरें हैं, लेकिन अगले 1 घंटे में 40% तो मतदान बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा 5-7% बढ़ेगा। तो ऐसे में ये लोगों की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और लोग उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं कम निभाते हैं। मतदान प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि उत्साह देखने को मिल रहा है। शबाब, अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है, उसके बाद जो चुनाव आयोग की ओर से ही औपचारिक तौर पर यह ऐलान होगा कि कितना फीसदी मतदान हुआ। सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, 5 बजे तक का वक्त उत्तराखंड के सभी लोकसभा सीटों पर तय था। अभी भी कहीं वोटिंग चल रही है या खत्म हो चुकी है वोटिंग? जो लोग पहुंचे होंगे वो तो मतदान कर ही रहे होंगे अभी। जी बिल्कुल, अभी 5 बजा है और मैं अभी रेस कोर्स के देहरादून में एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर करीब 3 पोलिंग बूथ हैं और ठीक 5 बजते ही जो मेन एंट्री गेट थे वो बंद कर दिए गए हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो मतदान करना जिनको शेष रह गया है। तो 5 बजने तक की सीमा में जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर थे, गेट के भीतर थे, वो लोग मतदान कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद गेट बंद कर दिए गए हैं और अब किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
तो बहुत सारी जगहों पर हालांकि 5 बजे तक जो मतदान था वो हो चुका है। यहाँ पर भी हमने एक बूथ पर पता किया तो बताया गया कि 55% यहाँ पर मतदान हो चुका है। अधिकांश जगहों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पहाड़ों से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं और देहरादून में भी बहुत सारे सेंटर्स पे अभी भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। और जो चुनाव आयोग से जो हमारी बातचीत हुई तो माना यह जा रहा है कि इस करीब जो 5 बजे का जो पोल परसेंटेज आएगा, जो अंतिम पोल परसेंटेज होगा, वो रात 8 से 10 बजे तक का समय उसमें लग सकता है, क्योंकि कई जगह अभी भी मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल सुनील, और किस तरह का उत्साह लोगों का दिख रहा है? देखिए, उत्साह लोगों में ज़बरदस्त था, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में जो ट्रेंड रहा है कि अगर हम 2014 की बात करें तो 61% मतदान उत्तराखंड में हुआ था। और अभी तक चूंकि जब सुबह जो प्रथम पाली का जो मतदान हुआ 7 बजे से और 9 बजे तक, उसमें 13% मतदान हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 से 11 के बीच 23% मतदान हुआ, और जो सर्वाधिक मतदान हुआ वो 11 से और 1 बजे के बीच, क्योंकि पहाड़ों में सुबह से ही जो मतदान की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह के वक्त से मतदान की रफ्तार अपनी गति पकड़ने लगी थी और 1 बजे तक ये अपने चरम पर रहा। यही कारण रहा कि 11 से और 1 बजे के बीच 18% अधिक मतदान हुआ। कुल 41% मतदान 1 बजे तक पहुंच गया था। और उसके बाद चूंकि मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप निकल गई थी, तो लोगों ने मतदान केंद्रों को रुख करना बंद किया और मतदान में जो मैदानी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे कम हुआ। तो 3 बजे तक ये मात्र 46% तक पहुंचा था मतदान। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस 3 से 5 बजे के बीच, जो अभी पोल परसेंटेज हमको नहीं मिल पाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये 50 से और 60 के आसपास जाकर सिमट सकता है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत। जी, तो उत्तराखंड में 60% तक का अनुमान है कि 60% तक ही परसेंटेज पहुंचेगा। हमारे साथ उमेश भी लगातार बने हुए हैं। उमेश, आपके पीछे भी बहुत ज्यादा लोग अब नहीं दिख रहे हैं, जबकि अभी भी 1 घंटे का वक्त लगभग बाकी है। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए राजनीति के महाभारत का प्रथम पर्व आज मनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और अभी तक बागपत की अगर हम बात करें तो पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट 61% के आसपास रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे तक, अब तो 1 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, इस 1 घंटे के भीतर ये पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट 7 to 8% या 10% के आसपास तक बढ़ सकता है, क्योंकि अब सूर्य देवता थोड़ा सा नरम हो गए हैं और गर्मी भी कम पड़ रही है। लिहाजा इस 1 घंटे में पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। अभी भी इस पोलिंग बूथ में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग उतने कतारबद्ध तो नहीं है जितना मॉर्निंग में दिखाई दे रहे थे या दोपहर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी आ जरूर रहे हैं, इक्का दुक्का करके आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि नियर अबाउट 8 to 9% या 10% तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और बागपत में जिस तरह से जंग हो रही है, चौधराहट की यहाँ पर जंग है, बेहद ही दिलचस्प फाइट है। गठबंधन वर्सेस बीजेपी का यह पूरा मुकाबला है, लिहाजा यहाँ की जंग बेहद दिलचस्प है। और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं, बागपत के लोगों से अपील कर रहे हैं, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, जहां जहां आज लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों से न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि लोग अब भी समय है, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि वोट के अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अभी भी वक्त, और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। देश का अगला जो मुखिया वो कौन हो, इसके लिए आप वोटिंग करें। देश में अगली सरकार किसके बने, इसके लिए वोट करें। देश में आगे का काम कैसा हो, विकास कैसा हो, इसके लिए वोट करें। और निकलना जरूरी है। सुनील हमारे साथ है। निखिल, आपके पास भी आती हूं। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास चलिए। उससे पहले निखिल, एक सवाल आपसे भी, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, किस क्षेत्र में, किस सीट पर, और किस तरह की तस्वीर? देखिए, मैं मेरठ में मौजूद हूँ। मेरठ राजनीति का केंद्र है, वेस्ट की राजनीति मेरठ से ही चलती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। 2 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, जो अपनी तीसरी बारी को सफल बनाने के लिए इस बार मैदान में है। दूसरी तरफ गठबंधन का कट्टर चेहरा याकूब कुरैशी खड़े हैं। लोग वोट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। मेरठ में इस समय 60% से अधिक मतदान हो चुका है और ये फिगर 70 पार करेगी। मैं आपको बता दूं, अभी 1 घंटा, करीब 1 घंटा बाकी है, लेकिन लोगों में जो जोश है वो कम नहीं है। ये बताएं, आप वोट डाल के मुद्दे क्या हैं इस बार? अभी
मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा तो मेन बीजेपी और गठबंधन का ही है। मुद्दा में बीजेपी और गठबंधन का है। आप बताएं किस हरेंद्र अग्रवाल को खारिज कर रही है जनता, ऐसा लग रहा है। भैया हमने तो देश के ऊपर मोदी जी को ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हरेंद्र अग्रवाल को खारिज कर रही है जनता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है या तो बीजेपी या फिर गठबंधन। लेकिन हरेंद्र अग्रवाल, चूंकि कांग्रेस हमेशा से एक सूखी जमीन रहा है, वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस की जमीन हमेशा से सूखी रही है, पिछले 30 सालों से कोई एक भी सीट नहीं है यहाँ पर, और उसी बात को लेकर यहाँ पर जनता नकार रही है हरेंद्र अग्रवाल को। ये बताएं आपके मन में क्या मुद्दे थे जब वोट डाल के? बस मुद्दा यही था कि इन्होंने सरकार जरूर चलाई है, लेकिन जो है कुछ गलत फैसले भी किए हैं, जैसे जीएसटी वगैरह का इन्होंने बहुत गलत फैसला किया है। छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। छोटे व्यापारी को नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन जो वोट है वो उनका अधिकार है और उस अधिकार से वो सरकार को बदलने की भी ताकत रखते हैं, उसे कंटिन्यू करने की भी ताकत रखते हैं और अपने सांसद चुनकर भेजने की ताकत रखते हैं ताकि उनकी बातें संसद में रखी जा सके। आप बताएं क्या चाहते हैं सरकार से? और नाराजगी है तो नाराजगी होनी भी चाहिए। निखिल आपके पास लौटेंगे, फिर लौटेंगे। इस वक्त अमिताभ जी स्टूडियो में मौजूद है। चलिए मेरठ के मुद्दे से ही अमिताभ जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ जी, जैसा कि हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है और कोई काम से संतुष्ट भी है, ठीक है, ये उनका अधिकार है, उनका मत है और अब वो अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 अग्रवाल और याकूब कुरैशी, कहा यह जा रहा था कि 2 अग्रवालों के बीच वोट बढ़ जाएंगे, बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने यहां एक चाल चल दी है, क्या ऐसा ही है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के गणित को समझने के इतने ज्यादा सूत्र हैं और हर सूत्र के पास अतीत के अनुभव हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि ये 3 सूत्र हैं जो चुनाव को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, कोई नहीं, किसी भी दृष्टि से नहीं। मैंने ऐसे चुनाव भी एक बड़ा एक थंब रूल कह के एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि भाई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटिंग हो जाए तो मानिए सरकार गई और कम वोटिंग हो तो मान लो सरकार बच गई। मैंने इसके विपरीत दसियों उदाहरण देखे जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटिंग में मध्य प्रदेश में शिवराज 3 बार जब कंटिन्यू किए तो दूसरी और तीसरी बार वो बड़ी पोलिंग में वापस आए, हर बार उनका पोलिंग टर्नआउट बढ़ा मध्य प्रदेश में। तो ये एक थंब रूल नहीं हो सकता, किसी जमाने में एक नियम चलता होगा, अब नहीं। दूसरी बात, 2 अग्रवालों की बात आई मेरठ में, राजेंद्र अग्रवाल और हरेंद्र अग्रवाल, दोनों बनिया प्रत्याशी। सामान्य समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट में यहां से सेंध लगेगी कांग्रेस के उम्मीदवार से, लेकिन ऐसे दोनों तरह के उदाहरण मेरे सामने हैं जहां एक ही जाति के 2 उम्मीदवार लड़े दूसरे उम्मीदवार को, लेकिन जो कमजोर उम्मीदवार था अपेक्षाकृत, उस जाति के लोगों ने उस पर अपना वोट खराब नहीं किया। उन्होंने कहा जो जीत रहा है उसे उधर ही जाएंगे, तो वोट का बंटवारा नहीं हुआ। कई उदाहरण, मैं एक उदाहरण देता हूं बिहार से। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक साथ हुए और कांग्रेस से महागठबंधन बिहार में बना विधानसभा चुनाव में, तो सीमांचल का जो इलाका है वो मुस्लिम घनत्व वाला इलाका है बिहार में। वहां मैंने एक निर्दलीय खड़ा था, नौजवान मुसलमान था, मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन वोटिंग से कुछ समय पहले वहां के शहर के मुअज्जिज मुस्लिम लीडर्स ने आकर, धार्मिक नेताओं ने उससे कहा कि भाई हम तुमको वोट नहीं देंगे। पूछा क्यों? बोले तुमको वोट देने का मतलब है कि भाजपा को वोट चला जाएगा, लालू नीतीश कमजोर हो जाएंगे। आप समझ रहे ना? तो जो सामान्य परसेप्शन है, नॉर्मल परसेप्शन ये होता है कि 2 मुसलमान लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, 2 ब्राह्मण लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, 2 ठाकुर लड़ेंगे। गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण कांग्रेस की उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट जितना काट लेगी उतने गठबंधन के लिए अच्छा। बिल्कुल। या नोएडा में कहा जा रहा है कि भाई महेश शर्मा के विरुद्ध ठाकुर उम्मीदवार कांग्रेस का अरविंद सिंह वोट काट लेंगे तो महेश शर्मा को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ठाकुर बहुल सीट है गौतम बुद्ध नगर। ऐसे उदाहरण हैं भी और ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि वोट कटुआ उम्मीदवारों को जातियों ने, इलाकों ने कई बार तरजीह नहीं भी दी, खारिज कर दिया। जी हाँ जी। अमिताभ जी, इस वक्त अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आपसे उत्तराखंड पर अभी तक की जो वोट परसेंटेज सामने आ रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमित राणा गाजियाबाद वीके सिंह की साख दाव पर है
और उनके मुकाबले सुरेश बंसल है, डॉली शर्मा है। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहुंची थी डॉली शर्मा के लिए यहां पर चुनाव प्रचार करने। किस तरह की तस्वीर अमित, वहां पर बहुत कम वक्त रह गया है आज की वोटिंग में। जी बिल्कुल मेनका, जो अभी पिछला रुझान आया था उसके मुताबिक 47% यहाँ पर अभी मतदान हुआ है और जितना सोचा था उससे कहीं कम अभी तक मतदान हुआ है। हालांकि आखिरी 1 घंटा अभी बचा भी हुआ है, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात भी कही जा रही है। और जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो या तो स्लम एरियाज में हुआ है या फिर जहां दबके किस्म के जो लोग रहते हैं, जो दबके समाज से जो लोग रहते हैं, उनका वहां पे परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वहीं कहीं ना कहीं छोटी मोटी शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस गाजियाबाद में अपनी जमीन तराश रही थी, उसके बाद डॉली शर्मा के लिए जो रोड शो निकाला प्रियंका गांधी ने, उसके बाद से कांग्रेस में एक जान भी फूकी गई। वहीं गठबंधन की अगर बात करें, सुरेश बंसल, क्योंकि गठबंधन है, महागठबंधन है, अगर जातिगत वोटों की यहाँ बात की जाए तो 6 लाख के करीब यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और तकरीबन 5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। अगर इन दोनों की ही वोट पड़ जाती है एक तरफा किसी को भी, तो कहीं ना कहीं जो जनरल वीके सिंह जी की जो वोट थी, जो मौजूदा सांसद हैं गाजियाबाद से, जो पिछला इनका अंतराल आया था वो आया था 5,67,000, इससे भी कहीं अधिक आया था, तो वो घटने की संभावना भी प्रबल जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं जिनसे बात भी की गई बार, क्योंकि सुबह से यूनिवर्सिटी इसको कवर कर रहा है, तो उनका कहना यह है कि ये जो दायरा था ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। 5,67,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार तकरीबन 7 से 7.5 लाख के बीच में आएंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत ये बयान कर रही है कहीं ना कहीं वोट में सेंधमारी की गई है और जितना मजबूती से चुनाव यहाँ पर डॉली शर्मा लड़ेंगी उसका सीधा सीधा फायदा सुरेश बंसल को होना है। चलिए अमित जी, यही बात अभी अमिताभ सर कह रहे थे कि इस तरह की उनका जो परसेप्शन है, जो सोच है, वाकई वो जमीन पर भी है या फिर ये हम स्टूडियो में बैठ के गुणागणित करते रहते हैं और मसला कुछ और हो जाता है। अमित की बात पर अमिताभ जी से कमेंट लूंगी, उससे पहले कुमार विश्वास ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास वोट डालकर जब वो निकले तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें, तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। तो डॉक्टर कुमार विश्वास आपके नेता अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे चुके हैं और आप वोट डालकर निकले, तो उन्होंने कहा कि जनता को वोट डालना चाहिए, मतदाताओं को इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और जवाब देना चाहिए सरकारों के कामकाज का। अमिताभ जी, अमित राणा ने भी वही बात कही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी से गाजियाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी को फायदा होता दिख रहा है, ऐसी सोच है। ये मैं सामान्य रूप से अगर इन 8 सीटों पर बात करूं तो कुछ सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल रही है। बिल्कुल। सहारनपुर की सीट उसी श्रेणी में है, बिजनौर की सीट उसी श्रेणी में है और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीट उसके विपरीत श्रेणी में है, जहां कांग्रेस भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है और गठबंधन के लिए रास्ता खोल रही है। यानी वो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में दोनों के लिए संकट बनी हुई है। कांग्रेस अपने जीतने की संभावना के साथ इन 8 सीटों में कहीं लड़ रही है, मुझे नहीं लगता। वो परिस्थिति तो नहीं दिखती अभी जमीन पर। इन 8 सीटों पर मैंने बहुत मंथन किया, तमाम जो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनसे समझने की कोशिश की, जो लोग इस इलाके में पुराने समय में लंबे राजनीतिक जीवन बिता चुके उनसे चर्चा की, तो मूल बात यही निकल कर आई कि कांग्रेस का रोल महत्वपूर्ण होगा। कहीं वो गठबंधन की लुटिया डुबोने में लगा है, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोने में लगा है। उसकी अपनी लुटिया नहीं है, लेकिन वो दूसरे की डुबोने के लिए आगे चल रहा है। वोट परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। अभी उम्मीद थी बम्पर वोटिंग और अब कई जगहों से खबर आ रही है कि 60, 61, 62 तक सिमटता दिख रहा है। उत्तराखंड की बात पहले कर लेते हैं। 5 बजे तक का वहां वोटिंग का वक्त था, खत्म हो चुका है। कुछ एक बूथों पर अभी भी वोटिंग चल रही है जहां पर लोग पहुंच चुके थे पहले, लेकिन वहां से भी हमारे सहयोगी यही कह रहे हैं कि 60%, जबकि पिछली बार इससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। देखिए, मैंने कहा था 2 परसेप्शन है। अब इन दोनों परसेप्शन का मसला इस बार क्या होगा, कौन सा नियम लागू होगा, नियम नंबर 1 या नियम नंबर 2,
वो तो 23 मई को पता लगेगा। लेकिन दोनों धारणाएं हैं इस देश में राजनीतिक स्तर पर। कम मतदान सरकार सुरक्षित, ज्यादा मतदान सरकार गई। और इसके विपरीत उदाहरण भी है, मैंने शुरुआत में दिए। अभी मैं बिहार का देख रहा था डाटा, वहां 3 बजे तक 35, 36, 37, 38% के बीच का मतदान है अलग अलग सीटों पर। बहुत कम मतदान है। बिल्कुल। अब इसका कारण खोजना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां चुनाव, उत्तराखंड को अगर छोड़ भी दें तो जहां चुनाव हुआ है 8 सीटों पर, वहां भी मतदान ऐसा नहीं है जो 14 के रिकॉर्ड को तोड़ता दिख रहा हो मुझे। बिल्कुल नहीं। और जिसमें गौतम बुद्ध नगर की रेटिंग तो बहुत ही खराब है। बहुत खराब, बहुत खराब। क्योंकि बहुत पार्टिसिपेशन यहाँ के लोगों का दिखता रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इस तरह का सांसद चाहिए। तो फिर उसके लिए, उस तरह के सांसद के लिए आपको घर से बाहर भी तो निकलना होगा, वोटिंग करनी होगी। अमिताभ जी, डिस्कशन इस बात पर भी होगा कि क्या ध्रुवीकरण की कुछ तस्वीर देखने को मिली आज की वोटिंग में, वैसा कुछ लग रहा है क्या? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नोएडा से कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, किस पोलिंग बूथ पर आप, किस तरह की तस्वीर? देखिए मेनका, मैं इस समय जो सेक्टर 21 के बाल भारती स्कूल है, यहाँ की पोलिंग सेंटर पे हूँ। और हमारे साथ में 85 साल के रघुवीर हैं, जो खुद आज भी उनके अंदर जज्बा है, जो व्हील चेयर पे यहाँ पे वोट डालने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं जो लोग घर से निकल के वोट डालने नहीं आते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, करीब 58% वोटिंग हो चुकी है, जो पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। हम बात करते हैं रघुवीर से, जो करीब 85 साल के हैं। हम इनसे बात, सर जो अब आप वोट डालने आए हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे वोटिंग सिस्टम के अंदर ये जो लोग एब्सेंट हैं, जैसे हमारे कुछ लोग, आज किसी की डेथ हो गई, वो उनको वहाँ जाना पड़ा, तो उनकी वोटिंग का क्या सिस्टम बना है? कोई सिस्टम नहीं है। वो उनकी एब्सेंटी लग जाती है, वो वोट नहीं दे पाते। इसी प्रकार जो बाहर हमारे लोग चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, उनको उनके पास भी कोई सुविधा नहीं है। आप खुद यहाँ पे वोट डालने आए हैं, जबकि जो आप व्हील चेयर पे यहाँ वोट डालने आए हैं, तो किस तरह का मैसेज, जब आप खुद वोट डालने आ सकते हैं तो लोगों के लिए किस तरह? तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपनी वोट दे, किसी भी पोजीशन में आके वो अपनी वोट को डालना चाहिए, चाहे उसको कुछ भी हो। जी बिल्कुल। तो लगातार बता रहे हैं कि हर आदमी को यहाँ वोट डालना चाहिए और वोटिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं है वो भी वोट डाल सकें। जी, 2019 का दंगल शुरू हो चुका है और इस सबसे बड़ी लड़ाई की हर तस्वीर न्यूज 18 पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उत्तराखंड में वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है, मतदान जारी है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे खास मेहमान स्टूडियो में जो जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हीरो वाजपेयी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ शुचि विश्वास है, कांग्रेस प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, वोटिंग परसेंटेज की भी बात हो रही थी। आज सुबह संजीव बालियान ने एक नया राग छेड़ दिया कि बुरके में मुस्लिम औरतें जो हैं वो आ रही हैं और फर्जी वोटिंग कर रही हैं। उनका चेहरा चूंकि नहीं देख पा रहे हैं, तो एक के बाद कई बार वो वोटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इमरान मसूद ने तुरंत कहा कि नहीं, उनका दिमाग खराब हो गया है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कह दिया कि ऐसी कोई गड़बड़ी कहीं पे नहीं है। क्या ये किसी तरह की कोशिश थी? पहले मायावती का कहना कि मुस्लिम गठबंधन को वोट दे, फिर सीएम योगी कहते हैं कि अगर एक तरफ पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ विध्रुवीकरण होगा, और आज संजीव बालियान का ये कहना, इसका कोई असर दिखा क्या पहले दिन की वोटिंग पर? देखिए, मसला केवल इसी चुनाव का नहीं, आज सुबह भी मैं कह रहा था, लोगों का जो मेमोरी कार्ड है, असल में उसका स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी कम है। इसलिए हम लोगों को लगता है शायद ये घटना पहली बार हो रही है। क्या ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बुर्का चर्चा में रहा है। बुर्का का सवाल ही नहीं। 1977 में जामा मस्जिद के उस समय के इमाम, इस समय के जो इमाम हैं, उनके वालिद थे तब इमाम, उन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए बाकायदा जामा मस्जिद से फतवा जारी किया था 77 में। ये कोई बीमारी आज की नहीं है। और 1947 में जब देश आजाद हुआ और बाद में 52 में पहला चुनाव हुआ,
तब तो जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े कद का व्यक्ति था देश में। उस वक्त दो पार्टियां देश की दो बड़े मजहबों के नाम पर थी, इंडियन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जिनका पूरा संविधान और आइडियोलॉजी ही एक तरफा थी। राजीव जी ने फैजाबाद से यात्रा शुरू की थी कैंपेन की कांग्रेस के, तो उन्होंने धर्म के आधार पर ही शासन की बात कही थी। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ने अपने, एक बार राजीव जी का शायद समय था, वो अपने घोषणा पत्र में चर्च के नियम परंपराओं के अनुरूप शासन देने की बात कर दी थी। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, गुरुद्वारा हो, इनकी दखल राजनीति में रही है, कोई आज का मसला नहीं। अब संजीव बालियान ने बुर्के का मसला उठा दिया। साक्षी जी कह रहे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मायावती जी कह रही कि मुसलमानों इधर आ जाओ, कोई कह रहा बाकी इधर आ जाओ। वो एक फिल्म में एक डायलॉग था, शायद बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, आधे मेरे पीछे आओ, इस टाइप का था ना एक। तो उस टाइप का चुनाव हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है भारत में धर्म का असर चुनाव पर रहता है। आप उसकी आलोचना करिए, टीवी डिबेट में कुछ कहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत यह है धर्म का असर रहता है और धार्मिक लोगों का भी असर रहता है। क्या हम लोग ये नहीं देखते चुनाव के समय जो बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े से बड़े राजनेता, उनके यहां क्यों जाते हैं आशीर्वाद लेने? क्योंकि उनके साथ एक फोटो भी अगर प्रचारित हो जाएगी तो उनके लाखों करोड़ों जो भक्त हैं उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो सकता है। बाबा रामदेव की भूमिका महत्वपूर्ण हुई ना 14 के चुनाव में। वो गैरिक वस्त्र धारण करती, इसलिए महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रयोग को करके देखा। तमाम साधु संतों को उसने लोकसभा विधानसभा पहुंचाया। तो ये मैं मानता हूं भारत जैसे देश में अभी आने वाले कुछ दशकों तक तो धर्म का प्रभाव राजनीति से नहीं हटता। बिल्कुल। और इस वक्त हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी साहब, पहले दौर का मतदान अब समाप्त होने वाला है, क्या दावा आपका? जो पिछली बार 8 सीटें थी वही बरकरार रहने वाली है। उपचुनाव में तो 1 सीट चली गई थी जी। उस चुनाव में, उपचुनाव और मुख्य चुनाव में फर्क है। देश में चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। देश में जो हुआ विकास है, देश में जो हमारी योजनाएं गरीबों तक पहुंची है, देश को जो सुरक्षित रख सकता है, चुनाव उसके लिए है कि मोदी जी के जो किए कार्य है उसके लिए, कि जो एक बिखरा हुआ फ्रैक्चर महागठबंधन है, ठग बंधन है, कोई किसी के सामने लड़ रहा है, कहीं जैसा कि अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि कुछ पार्टियों की हैसियत वोट कटवा जैसी है, तो इन पार्टियों को वोट देना है या एक सशक्त मजबूत सरकार के लिए वोट देना है। चुनाव इसलिए हो रहा है देश में। जी वाजपेयी जी, लेकिन एसपी बीएसपी का तो कहना है कि पिछली बार तो हमारा सिर्फ समर्थन था एक दूसरे को, तब हमने सीटें छीन ली उनसे, और इस बार तो हम एक साथ खड़े हैं, और ऐसा कैराना में जो हुआ वो कई और जगहों पर भी होगा। देखिए पिछली बार चीजें फर्क थी। जो गठबंधन था कहीं खुलकर था, कुछ चीजें समझी नहीं। कुछ भारतीय जनता पार्टी जहां पर लड़ रही थी वहां की लोकल प्रत्याशी जो भी उस समय के, और कई तत्कालीन चीजें, कई बार रहता है कि हमारी सत्ता थी, कई चीजों को हम लोगों ने नहीं देख पाया होगा। लेकिन यह चुनाव नीचे तक, बूथ स्तर तक, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के किए कार्यों पर और देश में प्रधानमंत्री कौन बने इस पर भी हो रहा है। वो एक उपचुनाव था, लोकल मामले थे, लोकल चीजें थी और लोकल था। लेकिन जब से आपने सपा बसपा गठबंधन देखा, सपा का एक घोषणा पत्र जारी होता है, बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, सपा का घोषणा पत्र लखनऊ में लागू होता है, मोहनलालगंज में लागू नहीं होता। ऐसे घोषणा पत्र, ऐसी छोटे छोटे सीटों पर लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री पद के चुनाव में पीछे हट जाते। जनता बहुत जनार्दन है, समझदार है, वो जान रही है वोट किसको करना है। जैसा कि अभी अमिताभ जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बहुत लोग समझदार हैं। आप एक जाति के 2 खड़े कर दीजिए, 2 लोग मिल जाइए, सब कुछ करने के बाद भी उसको ये पता है कि जनता तो वाकई समझदार है। और कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका पहला रिएक्शन अभी तक की वोटिंग परसेंटेज पे? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पक्ष में हुई है।
क्योंकि लोगों में उत्साह है इस महागठबंधन के प्रति महापरिवर्तन लाने की, और इस वजह से लोगों ने अमूलचूल रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इस मतदान में और हमारे गठबंधन के लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं। जहां तक हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे तो वचनम किम दरिद्रम, और अच्छी भी बात है, उनको कहना भी चाहिए। मैं भी शायद यही कहूंगा कि 8 में 8 मैं जीत रहा हूं। लेकिन जो ये बात आपने तथ्य रखी थी कि लोकसभा के जो उपचुनाव हुए थे, चाहे वो गोरखपुर रहा हो या कैराना रहा हो या फूलपुर रहा हो, और एक नूरपुर भी विधानसभा थी, चारों भारतीय जनता पार्टी हारी है। और गोरखपुर का तो इतिहास बदल दिया गया था कि 29 साल से महंत योगी आदित्यनाथ जी वहां से जीत करके आते रहे और उन्होंने गोरखपुर के अंदर एक एक नुक्कड़ सभाएं की हैं इस उपचुनाव को जीतने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर पटकनियां उनको मिली, चाहे कोई और जगह हो। जी शुचि विश्वास, ये बताएं कि आपके जिस तरह के कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं, कहीं पर ऐसा लगता है कि आप गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं पर ऐसा लगता है कि आप एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं पर जीतने के लिए प्रत्याशी उतारा है या नहीं? देखिए, जैसा कि अभी साथी प्रवक्ताओं ने भी कहा, तो गठबंधन हो या बीजेपी हो या बीएसपी एसपी हो या कांग्रेस हो, लोग बहुत समझदार हैं। पूरे पैनल का कॉन्क्लूड होके बात ही आती है। तो चुनाव जीएसटी पे है, नोटबंदी पे है, काले धन पर है, 2 करोड़ रोजगार पर है, प्रदेश के गड्ढों पर है। तो प्रधानमंत्री चुनना है, लोकल इशू है या नॉन लोकल। अभी आप बिगिनिंग में कंसल्ट कर रहे थे तो आपके पत्रकार ने बताया कि स्लम्स से बहुत ज्यादा और जो गरीब तबके से जो लोग हैं उन्होंने बहुत भारी मात्रा में वोटिंग किया है। तो लोगों की जो बेसिक्स है ना, फूड है, शेल्टर है, क्लीनलीनेस है, सैनिटरी है, हाइजीन है, 23% लोग बिलो देन पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी नोटबंदी से हम व्यापारी को जोड़ते हैं, लेकिन हम भूखमरी से भी लोगों को जोड़ते हैं। तो सिर्फ यहाँ बैठकर इस बात का चयन कर लेने से कि एक कद्दावर नेता तमाम बातें कर रही हैं। सुरेंद्र दुबे का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए, ये मैटर करता है, ये मैटर करता है 125 करोड़ लोगों के लिए। खत्म होने वाला है, क्या लगता है? अगर हम मुद्दों की बात करें, पहले हमने बहुत स्पेकुलेशन किया कि कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। आज जब पहले दिन की वोटिंग अब खत्म होने वाली है, तो आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर कौन से मुद्दे काम करते दिख रहे हैं? देखिए, जमीनी मुद्दे कोई नहीं है। एक राष्ट्रीय परिदृश्य में चुनाव हो रहा है। या तो आप मोदी के फेवर में हैं या उसके विरोध में हैं। विरोध में है तो कहीं कांग्रेस किलेबंदी कर रही है और कहीं क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 8 सीटों को अगर हम देखें तो यहां देखना होगा कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है क्या निचले स्तर तक है वाकई। अगर है तो बीजेपी के लिए बहुत सवाल अब भी बना हुआ है। अगर नहीं है तो बीजेपी फिर निकालेगी सीट। हाँ, वो अभी बना हुआ। देखिए, हम आप देख रहे हैं, अभी मान लीजिए वोटिंग परसेंटेज भी आ जाएगी 65, 66, 67 जो भी निकले। की भी बात सुन ली। क्या ये सवाल अब भी बना हुआ है कि एसपी बीएसपी गठबंधन जो है नीचे तक पहुंचा कि नहीं? अगर नहीं पहुंचा तो फिर गठबंधन के लिए तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, यही प्रश्न कल शाम मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से किया था कि नीचे तक पहुंच गई दोस्ती कि नहीं। उन्होंने बहुत संयमित होकर सहज भाव से उत्तर दिया कि अमिताभ जी, गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना के बाद मुझे बोलने की जरूरत है क्या? उत्तर ठीक है। और तब तो घोषित अलायंस नहीं था। मैं फिर कहूंगा, जो बात हीरो वाजपेयी ने कही वो भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश, अमेरिका में एक रूल, थंब रूल हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज में हो सकता है, जापान में हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता। जहां 5000 जाति और उपजाति और गोत्र हो, जहां 85 भाषाएं हो, सैकड़ों हजारों बोलियां हो, दुनिया के सबसे ज्यादा मत और मजहब जहां हो, सबसे ज्यादा वर्ग भेद दुनिया में जहां हो, उस देश में कोई एक थंब रूल नहीं हो सकता। मोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य भी मुद्दा है, जो सुरेंद्र भाई कह रहे, हाँ है मुद्दा, लेकिन जो शुचि कह रही, मैं उससे भी इनकार नहीं कर सकता। भारत में एक वोटर वो भी है जो कहता हमसे क्या लेना देना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, फ्रांस।
जहाज हेलीकॉप्टर से हमको कोई लेना देना नहीं, ये बताओ खड़ंजा क्यों नहीं लगा? और हीरो वाजपेयी मिल जाए तो इनका कुर्ता फाड़ दे, और कपीश मिल जाए तो इनका फाड़ दे जनता। ये भी सच है भारत का ही, ये भी सच है। मैं तो 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, देश भर घूम रहा हूं, लोग मिलते हैं, वो कहते बड़ी बड़ी बातें ना बताओ भैया, ये बताओ ऐसा क्यों नहीं हुआ, लड़का को नौकरी क्यों नहीं मिली, हैंडपंप क्यों नहीं लगा। अब उनको आप समझा लोगे क्या? नहीं ना, नहीं समझा सकते। उनके लिए वही जीवन का प्रश्न है। और एक और बात कहूंगा, राष्ट्रीय चुनाव है, ठीक बात है, क्या ये सच नहीं कि इस देश में चुनाव, इसी देश की बता रहा हूं, जापान का उदाहरण नहीं लाया, इस देश का चुनाव जयललिता इसलिए जीत जाती हैं बम्पर मेजॉरिटी से, वो कहती हैं भाई 2 ग्राम का मंगलसूत्र हर शादी योग्य बच्ची को देगी सरकार। पूरे तमिलनाडु उनके पीछे खड़ा हो जाता, कहता अम्मा, क्या सच नहीं है? ये भी भारत है क्या? दिल्ली में फ्री वाईफाई और पानी का बिल आधा और बिजली का बिल आधा, क्या इन 3 चीजों ने 70 में 67 नहीं दिलाई? वहां कोई वैचारिक मुद्दा नहीं प्रिवेल किया ना? क्या मनरेगा कांग्रेस को वापस नहीं लाया? क्या 78,000 करोड़ का लोन वेवर फार्मर्स को यूपीए 1, क्या मनमोहन सिंह की सरकार को दोबारा नहीं लाया? ये भी सच्चाई इसी मुल्क की है। वाजपेयी जी का उदाहरण भी सामने है, इंडिया शाइनिंग, लोग मुतमईन नहीं हुए, परिणाम दूसरा है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा 50-50 कर लीजिए, सुख में रहेंगे। 23 मई को ज्यादा चेहरा खराब नहीं होगा, शर्मसार नहीं होगा। इतना मिलके तय कर लीजिए कि भाई 50% राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन 50% तो वो मुद्दे रहेंगे जो पांव में कांटा है, उसका दर्द आदमी को है, तो वो कांटा निकलेगा तब सुख होगा। बिल्कुल। और कई जगहों से, कई गांवों से खबर आ रही है कि वोट का बहिष्कार कर दिया, लोगों ने मतदान नहीं दिया। कई जगहों से खबर आ रही है कि सिर्फ 2 लोग ही मतदान करने पहुंचे, और वो भी वो 2 जो कर्मचारी थे। नहीं, उनकी मजबूरी थी करना, एक बीएलओ था, वो तो सरकारी मुलाजिम तो करेगा ही। और एक चीज मुझे और समझ आती है, इस पर भी चिंतन करिएगा सुरेंद्र जी, बाकी प्रवक्ता भी करें जी। क्या कारण है इस देश में दलित, ओबी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाद में कहिएगा तो आंकड़े भी भेज दूंगा, मेरे पास उतनी रिसर्च है। इस देश में दलित, ओबीसी और मुस्लिम, इनका वोट परसेंटेज बहुत हाई होता है। इसके कारण ढूंढिए सब लोग मिलके, इसमें भी जनादेश आता है छुपा हुआ। दूसरी बात कहता हूं, गांव का वोटिंग परसेंटेज शहर से हमेशा ज्यादा क्यों होता है? गांव में तो टीवी भी कम चलता है, अखबार भी कम जाते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं पहुंचा अभी गांव में इतना, हर आदमी व्हाट्सएप भी नहीं लिए है, खेती किसान। वहां का वोट परसेंटेज क्यों ज्यादा है? ये चिंतन करेंगे। एक चावल दिखाई दे रहा हूं देगची से, पार्टियां उस पर चिंतन करें। सुरेंद्र जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र, उसमें नोएडा विधानसभा है, नोएडा महानगर है अपने में, मिनी भारत, वहां पड़ा 49% वोट 5 बजे तक। और जेवर भी उसी जेवर विधानसभा भी इसी पार्लियामेंट्री सीट में है जो ठेठ ग्रामीण इलाका है, वहां पड़ा 67। क्यों क्यों भाई? सबसे ज्यादा चैतन्य तो नोएडा का आदमी है, देश दुनिया से वाबस्ता है, वो जानता है ट्रंप ने क्या कहा और रीगन क्या बोले थे 1970 में, और निक्सन ने इंदिरा जी के बारे में क्या कहा था, वो जानता है। सुबह पार्क में टहलता है तो ये सब चर्चाएं करता है। वोट कहां है? ननकू और रज्जाक वोट डाल गए 67% जेवर में। ये भी चिंतन करना होगा जी। यानी कि हम अभी भी अपनी जिम्मेदारी उस हिसाब से नहीं निभा रहे हैं जितना निभाना चाहिए। अमिताभ जी, क्या अगर जिस लगातार हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में कम वोट परसेंटेज, गांव ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होता है, अगर तस्वीर बदल जाए, शहरी इलाकों में लोग उतने ही जागरूक हो, मतदान केंद्र तक उतनी ही संख्या में पहुंचे, तो हमारे पार्लियामेंट की तस्वीर, संसद की तस्वीर बदल सकती है?
देखिए, मैं तो एक उदाहरण रखता हूं। हीरो वाजपेयी के लिए बहुत काम का है वो उदाहरण, और कपीश के लिए बहुत काम का है, इनकी पार्टियों के लिए। 14 के मैंडेट को जब मैंने एनालाइज किया तो उसके कारण टीवी में अलग अलग बताए गए, अखबारों में अलग अलग लिखे गए, सेमिनार्स में अलग अलग हुए, चर्चाएं अलग अलग हुई, लेकिन उसका मूल कारण जब मैं पकड़ पाया तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। 2009 में बीजेपी को जितना दलित वोट मिला था, 2014 में उससे 17% ज्यादा, और 2009 में जितना ओबीसी मिला था उससे 15% ज्यादा मिला 2014 में। और दलित और ओबीसी मिला दीजिए तो ये भारत की 65 से 70% आबादी है। 30% में मुसलमान और सवर्ण सब, जैन, ईसाई, पारसी सब जी। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई, और ये वो वर्ग है जो सबसे कम चैतन्य है। फिर ये तो रोजी रोटी की समस्या में उलझा हुआ है। फिर भी उसने जरा सा टिल्ट किया तो कांग्रेस 44 पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी 282 पर पहुंच गई। 15% ओबीसी और 17% दलित के टिल्ट करने से। भारत की एक सच्चाई ये भी है, इसको भी जहन में रखना चाहिए हमको। और बिल्कुल, और इसी वजह से न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है कि बटन दबाओ, देश बनाओ, और देश को बनाने में जितने शिक्षित, जितने चैतन्य लोग हिस्सा लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे, देश उतना ही मजबूत बनेगा। फिलहाल कुछ पल का वक्त ही अब बाकी है। पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे थम जाएगा। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में हमारे पास वक्त इतना ही है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।